क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया का सबसे स्ट्रिक्ट और ड्रैकोनियन लॉ कौन सा है जिसे माना जाता है कि सबसे स्ट्रिक्ट है? तो वो है AFSPA यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये जो एक्ट की एप्लीकेशन है ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ उन एरियाज़ के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है डिक्लेयर किया जाता है ड्यू टू कंटिन्यूड अनरेस्ट, मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी। और ये स्पेशली उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वो थ्रेट के अंदर होते हैं। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम इस लॉ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि इस समय ये जो AFSPA है इसके जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। कहाँ कहाँ बढ़ाया गया है? मणिपुर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। इसका जो एक्सटेंशन है 6 महीने के लिए, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। सीइंग कि इस एरियाज़ के अंदर जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस है, इंसर्जेंसी है, उतनी शांति नहीं है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 6 महीने के लिए इसे और एक्सटेंड कर दिया है। अब मणिपुर के अंदर क्यों एक्सटेंड किया है हम लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से वहाँ पर अनरेस्ट है। इसी अनरेस्ट के चलते वहाँ के चीफ मिनिस्टर CM बीरेन्द्र सिंह ने भी रिज़ाइन किया था। उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, तो मणिपुर की सिचुएशन तो क्लियर है। अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में क्यों एक्सटेंड किया गया है, तो इस एक्ट को वहाँ पर जो है इन्फोर्स किया गया है। पहले तो कौन कौन से एरियाज़ में? तिराप, चांगलांग एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो पुलिस स्टेशंस हैं अंडर दी नामसाई, महादेवपुर एंड चौखम पुलिस स्टेशंस, वहाँ पर भी इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तीसरा स्टेट जहाँ पर इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया है वो है नागालैंड। तो नागालैंड के अंदर जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स और 21 पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर जो है ये एक्ट एक्सटेंड किया गया है फॉर द सेम ड्यूरेशन। और ये जो डिसीजन लिया गया है नागालैंड के केस में, इट फॉलोज अ रिव्यू ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द रीजन। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इससे नॉर्थ ईस्ट के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दो जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी वहाँ के लोगों के लिए ही है, उस एरिया के लिए है, क्योंकि वो एरिया डिस्टर्ब कैटेगरी में आता है। बट लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस लॉ की वजह से जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी आ जाती है। तो ये जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, उन एरियाज़ में है जहाँ पर इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, और उसी से बाहर निकलने के लिए ये जो आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पर लगाई गई हैं। तो ऑब्वियसली ये टसल लोगों के बीच में जो है और आर्म फोर्सेस के बीच में चलता रहता है। लोगों को लगता है कि ये हमारे ऊपर जो है दादागिरी कर रहे हैं, हम पे चला रहे हैं और इन्हें ज़्यादा पावर दी गई है, जबकि ये पावर उन्हीं लोगों के लिए। दो मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये कोई नया लॉ नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से है। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने ये लॉ जो है वो डेवलप किया था इन रिस्पॉन्स टू दी क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस एक्ट को रिटेन करेंगे, और इसी वजह से इसे नोटिफाई किया गया एज एन एक्ट इन 1958। अब इनिशियली ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था इसे कहाँ कहाँ इम्पोज किया गया था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में ड्यूरिंग देयर मिलिटेंसी एरिया। तो जो पंजाब था वो पहला स्टेट था जहाँ पर इसे रिपील किया गया था, हटाया गया था। उसके बाद त्रिपुरा में और मेघालय में भी इसे हटा दिया गया। लेकिन इस समय ये कहाँ कहाँ फोर्स में है? नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हम देख सकते हैं कि ये जो AFSPA का एक्ट है ये कहाँ कहाँ इम्पोज हुआ? ज़्यादातर उन जगह पर इम्पोज हुआ जहाँ पर इंसर्जेंसी के इश्यूज थे, और जैसे जैसे ये देखा गया कि वो एरियाज़ जो हैं इंसर्जेंसी से बाहर आ गए हैं तो कुछ एरिया से हटा भी दिया गया, जैसे कि पंजाब। तो इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो बेसिकली बताता है कि ये कहाँ इम्पोज किया जाता है। ये डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के अंदर इम्पोज किया जाता है, और इसमें पावर्स दे दी जाती हैं आर्म्ड फोर्सेस को बाय द सेंटर एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कि वो जो है पावर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर पीस जो है मेंटेन रह सके। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम इसे ड्रैकोनियन लॉ भी कहते हैं।
वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली द आर्म्ड फोर्सेस गेट द स्वीपिंग पावर्स। उनके पास पावर है कि वो ओपन फायर कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन कुछ भी ऐसा कर रहा है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, या फिर अगर उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, तो वो जो है उनके पास पावर है या ऑटोनॉमी है कि वो किसी को मार सकते हैं, ओपन फायर कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पेंशन। तो आप देख सकते हो कि उनके पास कितनी सारी पावर्स हैं, और सिर्फ अगर सस्पेशन है, डाउट है कि शायद इस इंसान ने कुछ गड़बड़ की है, सिर्फ उस बेसिस पर भी जो है ये सारे एक्शंस आर्म्ड फोर्सेस ले सकती है, और इसके लिए उन्हें किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सस्पेशन इज़ इनफ। तो इसी वजह से ये जो ऑटोनॉमी वो एंजॉय करते हैं, शायद यही रीज़न है कि क्यों लोगों को ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उससे प्रॉब्लम है, आर्म्ड फोर्सेस से प्रॉब्लम है। मणिपुर के अंदर भी बार बार हम सुनते रहे कि लोगों के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में नहीं बन रही है, लोग आर्म्ड फोर्सेस को जो है पसंद नहीं कर रहे। बट आई वॉज वंडरिंग कि क्या इस एक्ट के आने के बाद जो स्टेट की मशीनरी है या फिर जो स्टेट की पुलिस है उससे पावर्स बिल्कुल चली जाती हैं, कि सारी पावर्स आर्म्ड फोर्सेस के पास चली जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट के बिना या फिर पुलिस जो स्टेट के अंदर है उसके बिना आर्म फोर्सेस काम नहीं कर सकती। जब ये एक्ट लागू होता है, इम्पोज किया जाता है, तो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो वहाँ पर की जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो भी उन्हें एड करती है। तो दो एक्ट जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यूनिलेटरली डिसीजन ले सकते हैं टू इम्पोज द AFSPA, लेकिन इनफॉर्मली इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट भी शामिल होती है। इनफैक्ट जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करता है तभी जो है सेंटर इस तरीके का कोई डिसीजन लेता है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है उसका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही जो एक्ट है वो पावर दे देता है आर्म फोर्सेस को कि वो ओपन फायर कर सकते हैं, बट ये तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रायर वार्निंग ना दी जाए सस्पेक्ट को, और अगर एप्रीहेंशन है कि इस पर्सन ने कुछ काम किया है, कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें उस पर्सन को लोकल पुलिस स्टेशन में देना होगा विदिन 24 आवर्स। और जो आर्म फोर्सेस है वो एक्ट करती है इन कोऑपरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सो वी कैन क्लियरली सी कि क्यों जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो आर्म फोर्सेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इस एक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली उनसे उनकी ऑटोनॉमी छीन ली गई है, वो हर समय इस डर में रहते हैं कि कब किसको ओपन फायर कर दिया जाए, कब कौन जो है सस्पिशन की रेंज में आ जाए। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो पिछले 60 ईयर्स से जो नॉर्थ ईस्ट है वो AFSPA के शैडो के अंदर है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दो एफर्ट्स लिए जाते हैं, लिए गए भी हैं, ताकि जहाँ जहाँ भी AFSPA लगाया गया, जिन जिन एरियाज़ में भी लगाया गया, उसे कम किया जा सके। जैसे त्रिपुरा और मेघालय से हटा भी लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो अच्छी हो गई है, इम्प्रूव हो गई है और काफ़ी डेवलपमेंट भी देखा गया है। लेकिन लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, जो लीडर्स हैं उन एरियाज़ के, वहाँ पर मानना है कि ये जो पूरा लॉ है ये बेसिकली एक ड्रैकोनियन लॉ है जो कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन देता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो नागालैंड है वहाँ पर सबसे पहले जो है AFSPA इम्पोज किया गया था। ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी सारी इंसर्जेंसी है, आज भी इंसर्जेंसी है, इसलिए आज भी जो नागालैंड है वो इस एक्ट के अंदर आता है। बट वहाँ पे जो लीडर्स हैं, जो कि नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, उनका कहना था कि जो फोर्स यूज़ की जाती है इट गिव्स द फीलिंग ऑफ एलियनेशन टू द नागा पीपल, जिसकी वजह से जो नागा नेशनलिज्म है वो सॉलिडिफाई हो रहा है। उनका कहना है कि काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे गए हैं, वायलेंस के इंसिडेंट्स देखे गए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इनफैक्ट फेक एनकाउंटर्स देखे गए हैं। सो देयर हैव बीन 1528 फेक एनकाउंटर्स। कब से कब तक हुए हैं? बिटवीन मई 1979 टू मई 2012। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे गए हैं जहाँ पर जो सेंटर है उसने ओवर रूल किया है स्टेट को, और इसी वजह से कई सारे लीडर सामने भी आए हैं ताकि इस एक्ट को जो है हटाया जा सके। जो सबसे फेमस लीडर जो सामने आए थे वो थी आयरोम शर्मिला,
2000 के अंदर एक्टिविस्ट आयरोम शर्मिला ने एक हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी। 16 ईयर्स तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी अगेंस्ट द AFSPA इन मणिपुर। इसके अलावा 2004 के अंदर जो जस्टिस जीवन रेड्डी हैं, उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी जो है सेटअप की थी अंडर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जीवन रेड्डी। ये जो कमेटी है इसने रिकमेंड भी किया था कि ये जो AFSPA है इसे जो है हटा दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। उनका मानना था दैट इट इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल एंड ही हेल्ड दैट इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद एक सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन भी बनाया गया था विच वॉज हेडेड बाय वीरप्पा मोइली, जिन्होंने इन्हीं रिकमेंडेशंस को एंडोर्स भी किया था। बट टुडे द ट्रूथ इज़ कि आज भी ये जो AFSPA है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। इसके अलावा और भी जगह है आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल भी चीज़ों पे भरोसा नहीं है। आर्म फोर्सेस पे तो वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, भले ये उन्हीं के लिए लगाया गया है, बट बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमी गिवन टू देम, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर डन विद देम, दे डोंट बिलीव इन दीज फोर्सेस। तो आपका क्या मानना है, क्या ये फोर्सेस आज भी ज़रूरी हैं, पीस मेंटेन करने की ज़रूरी है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर और जो लोग हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि वो अलग है, बाकी कंट्री से अलग हैं और इसीलिए ये जो इतना स्ट्रिक्ट लॉ है वहाँ पर इम्पोज कर रखा है। अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।